हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अब तक 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अब हम आज 14 अध्याय पढ़ने वाले हैं, जाति और लैंगिक मसले। कौन सा दोस्तों? जाति और लैंगिक मसले। हमने दोस्तों पिछले वाले जो अध्याय हैं उन अध्यायों में हमने पढ़ा है जो सामाजिक विभिन्नता है वो लोकतंत्र के लिए किसी प्रकार से कोई नुकसानदायक नहीं है। अर्थात हमने देखा कि बहुत सारी विविधताएं होते हुए भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक सुचारू शासन व्यवस्था बनी रहती है। अर्थात वो उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करती। अर्थात हम कहें कि सामाजिक विभिन्नताएं लोकतंत्र के लिए किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आज हम इस अध्याय में जाति, धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। दोस्तों, हम ये भी कोशिश करेंगे कि लैंगिक विवाद किस कारण से उत्पन्न होते हैं और धार्मिक विवाद किस कारण से उत्पन्न होते हैं तथा जातिगत विवाद किस कारण से उत्पन्न होते हैं, इन सब को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम बात करें लैंगिक असमानता की। दोस्तों, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री या पुरुष जाति नहीं होती। कौन नहीं होता दोस्तों? स्त्री या पुरुष जाति नहीं होती है, बल्कि समाज में कुछ ऐसी धारणाएं, ऐसी परंपराएं होती हैं जो स्त्री को स्त्री और पुरुष को पुरुष बनने पर मजबूर करती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भेदभाव हैं जो स्त्रियों के साथ किए जाते हैं, जो समाज स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखता है। इसी कारण से महिला होने का भाव या लैंगिक भेदभाव का भाव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे अब लैंगिक मसले और राजनीति की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लैंगिक मसले और राजनीति की। दोस्तों, हम बात करें लैंगिक असमानता, अर्थात लिंग के आधार पर समाज में जो असमानता दिखाई देती है वो दोस्तों स्वाभाविक नहीं होती कि प्रकृति ने वो हमें दे दी कि साहब ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसका काम केवल स्त्री का काम घर में काम करना और जो पुरुष बताए उस कार्य को करना, बाहर के कार्य केवल स्त्री के लिए नहीं बने, ऐसा कोई विवाद नहीं। लैंगिक असमानता परिवर्तनीय अर्थात परिवर्तनीय है। अर्थात हम जो ये भेदभाव है इसको मिटा सकते हैं। समाज में एक किंवदंती प्रचलित है कि लैंगिक असमानता क्या है? स्वाभाविक है, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, बल्कि ये ना तो कोई स्वाभाविक है और ना ही प्रकृति प्रदत्त है और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई अपरिवर्तन जैसी गुंजाइश है। दोस्तों, हम इन सब में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात ये सब समाज की दी हुई देन है। दोस्तों, हम बात करें लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट नहीं होती। शारीरिक या मानसिक बनावट के आधार पर हम तय कर ले कि ये स्त्री और ये पुरुष है, ठीक है। उस आधार पर हम उसको लैंगिक आधार पर उसका विभाजन कर दे कि ये पुरुष और ये स्त्री, इसका काम ये और पुरुष का काम ये। पुरुष घर के बाहर का काम करेगा और स्त्रियां घर के अंदर का काम करेगी, अर्थात 4 दीवारी तक सीमित रह जाएगी। तो दोस्तों, ये सब क्या है? ये समाज द्वारा दी गई कुछ रूढ़िगत पद्धतियाँ हैं, ठीक है। उन पद्धतियों के आधार पर ही क्या होता है, ये सामाजिक और लैंगिक भेदभाव हमें दिखाई देता है, जिसके कारण स्त्री और पुरुष में जो असमानता दिखाई देती है उसका मुख्य कारण समाज द्वारा प्रदत्त रूढ़िगत और सामाजिक भेदभाव होता है। दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ेंगे निजी और सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार से लैंगिक जो विभाजन है वो हमें दिखाई देता है। तो निजी और सार्वजनिक जीवन में लैंगिक विभाजन किस प्रकार से होता है उसको पढ़ेंगे हम। मित्रों, निजी और सार्वजनिक का विभाजन अब हम लिंग के आधार पर देखेंगे कि किसका जीवन निजी है और किसका जीवन सार्वजनिक है। अर्थात समाज ने हमारा जो वर्ग है उस वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर दिया। किसके आधार पर दोस्तों? लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर समाज ने 2 वर्ग बनाए, वो स्त्री और पुरुष, स्त्री व पुरुष। ये 2 विभाजन हैं, स्त्री और पुरुष। इनको निजी और सार्वजनिक रूप से भी हमने विभाजित कर दिया है। अर्थात निजी जीवन अर्थात स्त्रियां केवल अपने सीमित कार्यों तक सिमट कर रह गई है, वहीं पुरुषों का जीवन कैसा है? सार्वजनिक, अर्थात वो किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। मुख्यतः हम देखते हैं कि घरों में स्त्रियों को केवल घरेलू काम तथा बच्चों की देखरेख, घर के अधिकांश काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये सब कार्य किसको करना पड़ता है?
महिलाओं को करना पड़ता है, जबकि घर के ज़्यादातर कार्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो सार्वजनिक ज़्यादातर काम देखने को मिलते हैं वो कौन करते हैं? वो सभी पुरुष करते हैं। दोस्तों एक बात और बताता हूँ कि जो निजी कार्य महिलाएं करती है घर में, वो निजी कार्य पुरुष भी घर के बाहर करते हैं। कहाँ करते हैं? पुरुष भी घर के बाहर करते हैं। जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सिलाई करना, ठीक है, प्रेस करना, साफ सफाई करना, ये सभी कार्य घर के बाहर कौन करते हैं? पुरुष करते हैं दोस्तों। लेकिन ये अपनी आमदनी के लिए ये पुरुष घर के बाहर ये कार्य करते हैं, जो कि क्या इन सभी कामों को घर में कौन करता है? महिलाएं करती हैं। अर्थात केवल घर में आंतरिक रूप से विभाजन देखने को मिलता है स्त्री और पुरुष के मध्य। हम बाहरी जीवन में देखें तो सार्वजनिक जीवन में पुरुष को घर के सारे काम बाहर करने पड़ते हैं। अर्थात घर के बाहर किसी प्रकार का उनमें कोई भेदभाव नहीं होता कि खाना केवल पुरुष ही क्यों बना रहा है। किसी होटल में देखा होगा आपने, ज़्यादातर रसोइये कौन है? पुरुष लोग मिलेंगे। कपड़े धोने वाले पुरुष लोग मिलेंगे, ठीक है, साफ़ सफाई करने वाले पुरुष, ठीक है, कपड़ों की प्रेस करने वाले। ज़्यादातर जो बड़े उद्योग धंधे हैं जहाँ सिलाई का काम किया जाता है, वहाँ अधिकांश कारीगर आपको पुरुष ही मिलेंगे। तो दोस्तों निजी और सार्वजनिक जीवन में लिंग के आधार पर जो विभाजन किया गया है वो ये है कि जो महिलाओं का जीवन है वो निजी बन करके रह गया है, जबकि पुरुष सार्वजनिक रूप से कहीं पे भी किसी प्रकार की गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों श्रम के इस विभाजन का तात्पर्य यह भी नहीं है कि केवल पुरुष ही घर के बाहर के सारे काम करें, महिलाएं उस काम के लिए एलिजिबल या योग्य नहीं है। दोस्तों वर्तमान समय में महिलाएं भी घर के बाहर का कार्य देख रही है, केवल पुरुष ही घर के बाहर के कार्य नहीं करते हैं। हम देखें कि श्रम का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। महिलाएं जिस प्रकार से आधुनिक और प्राचीन समाज में महिलाओं को कार्य दिया गया, वो सारा कार्य निजी आधार पर अर्थात श्रम के निजी विभाजन के आधार पर दिया गया। इसके कारण महिलाएं उनकी चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई है। अर्थात उनका जीवन कहाँ तक रह गया है? चार दीवारी तक ही सिमट कर रह गया है। हम बात करें कि जो जितना भी सार्वजनिक जीवन है वो किसके कब्जे में आ गया? पुरुषों के कब्जे में आ गया है। हम देखते हैं दोस्तों विश्व की आबादी में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है? लगभग समान है। अर्थात लगभग आधे हिस्सों में पुरुष और महिला जाति की संख्या है। फिर भी महिलाओं के साथ इस प्रकार से भेदभाव क्यों होता है? अर्थात हमने देखा किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, ठीक है, या फिर बाहरी क्षेत्र जिसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, वहां महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं होती। उन सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रखा गया है। ये इस प्रकार का विभाजन अर्थात जो वर्तमान परिदृश्य में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन श्रम का विभाजन समान आधार पर होना चाहिए। अर्थात उनकी भूमिका भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जिस प्रकार आबादी में दोनों का हिस्सा बराबर है, वैसे ही उनके श्रम के विभाजन में भी उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। हम देखें दोस्तों आजकल राजनीति में महिलाओं का वर्चस्व पहले की बजाय थोड़ा बढ़ा है, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा कि महिलाएं क्या है प्रॉपर रूप से राजनीति में बहुत बड़े स्तर पर काम करने के लिए आ गई हैं। तो दोस्तों इसको बढ़ावा देने के लिए आपने देखा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया। कितने प्रतिशत दोस्तों? 33%। इसी 33% आरक्षण को वर्तमान में संसद और विधानसभाओं में भी लागू करने के लिए अनेक नारीवादी संगठनों तथा संस्थाओं, NGO आदि ने प्रयास किया है कि संसद और विधानसभा में भी महिलाओं का आरक्षण 1/33% किया जाए। अर्थात महिलाओं को संसद में उतनी भागीदारी दी जाए जितनी पंचायती राज व्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। महिला शिक्षा तथा रोजगार में महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अर्थात महिलाएं क्या जो रोजगार निकल रहा है उसमें जो सीट है उसका बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि महिलाओं को भी उसमें समान रूप से भागीदार होने का अवसर मिले। हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को उतना ही अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जितना कि बालकों को, अर्थात छात्र
जो कि पुरुष वर्ग से हैं उनको प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार हम देखें दोस्तों, बहुत सारी ऐसे संगठन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें आज महिलाओं का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमने देखा है कि आज दुनिया में अच्छे अच्छे पदों पर, अर्थात अच्छे अच्छे जो कर्मचारी वर्ग के जो पद हैं उन पर महिलाएं पहुंच रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े पद जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, अध्यापक, बड़े बड़े साहित्यकार, इन ऐसे पदों पर भी महिलाएं आज पहुंच रही है। दोस्तों हमने बीच में बात की एक नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन। दोस्तों क्या होता है नारीवादी आंदोलन? ऐसे आंदोलन जो महिलाओं की स्वतंत्रता तथा उनके वर्चस्व के लिए या उनका समाज में स्तर बढ़ाने के लिए, उनके लिए जो प्रयास करती हैं, उन सभी आंदोलनों को क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अर्थात उन्होंने उनके चाहे पारिवारिक जीवन में स्तर को ऊंचे बढ़ाने की मांग कर रहे हो, या फिर राजनीतिक जीवन में उनका स्तर ऊंचा उठाने की बात कर रहे हो, या फिर सामाजिक स्तर, किसी प्रकार के स्तर में उनके स्तर को सुधारने की बात कर रहे हो, ऐसे सभी आंदोलन नारीवादी आंदोलनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इन आंदोलनों की वजह से मैंने आपको बताया कि आज बहुत सारी महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, जबकि पहले इन पदों के लिए महिलाओं को उपयुक्त नहीं समझा जाता था। अर्थात ये कार्य महिलाओं के लिए नहीं है, ऐसा समाज में विडंबना प्रचलित थी। हमारे देश में आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति की बात करें तो प्रारंभ में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। प्रारंभ में हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी कि महिलाओं को प्रॉपर रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही हो। अब हमारे यहाँ महिला शिक्षा के लिए भी अनेक प्रकार के सरकारों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है तथा महिलाएं अनेक क्षेत्र में अपने कार्यों को आगे प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। फिर भी देखें दोस्तों, हम 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे यहाँ जो महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता दोस्तों अभी भी मात्र 54% है। कितनी है दोस्तों? 54%। ठीक है, जबकि पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है दोस्तों? 76% है। अर्थात अभी भी देखो कितनी असमानता अपन को देखने को मिल रही है कि महिला साक्षरता पुरुषों की बजाय अभी भी क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। इसी प्रकार हम देखें दोस्तों, लिंगानुपात की बात करें, देखो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उसका हमें पता किससे चलता है? लिंगानुपात से। किससे पता चलता है दोस्तों? लिंगानुपात से पता चलता है। दोस्तों हम बात करें, हमारे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। कितनी है दोस्तों? 940 महिलाएं। जबकि बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य हैं, ये तो हम औसत पूरे भारत की बात कर रहे हैं, जबकि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका हम लिंगानुपात देखें तो 800 के आसपास तक ही है, जो कि एक दयनीय स्थिति है। दोस्तों इसी के साथ हम देखें बाल लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, तो भारत में बाल लिंगानुपात दोस्तों 1000 पुरुषों के मुकाबले मात्र 919 महिलाएं हैं। कितनी है दोस्तों? मात्र 919 महिलाएं हैं। तो अभी हम बात करें कि अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति इतनी अधिक नहीं सुधरी है, जो कि उनके स्तर में सुधार होना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। देखो दोस्तों एक बात और, हमारे यहाँ महिलाएं पुरुषों से औसतन प्रत्येक दिन लगभग कितना? 1.5 घंटा, इतना ज़्यादा वर्क करती है। 1.5 घंटा पुरुषों से ज़्यादा काम करती है, लेकिन उनका वेतन पुरुषों की बजाय क्या होता है? कम होता है। अर्थात उनको समान काम के बदले समान मजदूरी नहीं मिलती है। तो इस भेदभाव को भी हमें समाप्त करना है, जो लिंग के आधार पर है। अगर महिला भी वही काम कर रही है और पुरुष भी वही काम कर रहा है, तो उनकी जो वेतन है उन वेतन में असमानता हो, इस असमानता को भी हमें क्या करना है? समाप्त करना है।
तथा हम देखें कि महिलाएं घर का इतना काम करती है, इतना काम करने के बाद भी महिलाओं को क्या नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, अर्थात घर में उसका कोई सम्मान नहीं होता, उसके साथ अनेक प्रकार के भेदभाव होते हैं। तो इन भेदभावों को भी हमें क्या करना है, समाप्त करना है। अर्थात लैंगिक श्रम के आधार पर जो लैंगिक विभाजन है उस विभाजन को हमें रोकना है। महिलाएं जो कि समाज में रह रही हैं उन महिलाओं के लिए समाज में सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में आता रहता है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ ये हो गया, ये अत्याचार हो गया। तो इस प्रकार के अत्याचार की खबरें हम रोज़ पढ़ते हैं। तो उन अत्याचारों से निपटने के लिए भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उनके स्तर में सुधार हो सके। अर्थात महिलाओं के स्तर को हमें सुधारना है और लैंगिक विभाजन को समाप्त करना है। दोस्तों, इस प्रकार का लैंगिक विभाजन समाज में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व। अर्थात महिलाओं का वर्चस्व कितना आ रहा है राजनीति में, अब तक कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं, कितने प्रतिशत हिस्सा सांसदों और विधायकों का तथा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का है, उन विषय में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारा टॉपिक है महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व। दोस्तों, हम बात करें प्रथम चुनाव की 1952 में, जब भारत में प्रथम संसद के चुनाव हुए, संसद के प्रथम चुनाव हुए 1952 ईस्वी में। तो 1952 ईस्वी में दोस्तों, उस समय महिला सांसदों की संख्या संसद के कुल सदस्यों का केवल 5% थी। दोस्तों, कितना थी? 5%। जबकि हम बात करें वर्तमान अर्थात 2021 में चुनाव कब हुए, हमारी 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए, लोकसभा 2019 में महिला सांसदों की संख्या दोस्तों लोकसभा में 78 तथा राज्यसभा में 25 है। अर्थात दोस्तों, हम देखें कि वर्तमान में हमारी संसद में महिला सांसदों की संख्या 103 है। कितनी है दोस्तों? 103। लोकसभा में कितने हैं? 78 है और राज्यसभा में कितने? 25 हैं, जो कि इस समय से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? 14.36% हो गई है। अर्थात हमारे यहाँ जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ा है, लेकिन दोस्तों उतना नहीं बढ़ा जितना कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। दोस्तों, पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने का कारण वहाँ प्राप्त महिलाओं का 1/3% आरक्षण, अर्थात वहाँ महिलाओं को 1/3 आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है। दोस्तों, क्या प्रदान किया गया है? 1/3 आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है। इस 1/3 व्यवस्था के कारण समूचे भारत में, संपूर्ण भारत की बात करें हम दोस्तों, संपूर्ण भारत में नगरीय स्वशासन के स्तर हैं, अर्थात ग्रामीण और नगरीय स्वशासन, उनके सभी स्तरों पर लगभग 10 लाख महिला प्रतिनिधि, कितने दोस्तों? 10 लाख महिला प्रतिनिधि चुनकर आई है। महिला प्रतिनिधि चुनकर आई है। अर्थात 1/3 आरक्षण व्यवस्था के कारण भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, अर्थात नगरीय स्वशासन की व्यवस्था है, उसमें महिलाओं की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। जबकि हम बात करें जो हमारा वर्तमान संसद है, उस संसद में केवल महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 14.36% है और कुल 103 महिलाएं ही कहाँ हैं? संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं। अब दोस्तों, हम बात करें राज्यों के विधानसभाओं की, दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में केवल 5% से भी कम, 5% से भी कम महिलाएं राज्य का हमारा प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। दोस्तों, हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से अन्य देशों, अर्थात लैटिन अमेरिकी देश और अफ्रीकी देश हैं जो कि विकासशील देश हैं, उनसे भी बुरा हमारा हाल है। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं, नॉर्वे, नीदरलैंड वगैरह, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व संख्या बहुत अच्छा है, अर्थात लगभग समान है। इसलिए हमें इस स्तर पर भी काम करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिल सके तथा उनका विकास
हो सके, अर्थात जो विभाजन हमारे यहाँ है उस विभाजन को समाप्त किया जा सके, जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त किया जा सके। हर क्षेत्र में महिलाओं को परस्पर समान रूप से समान संहिता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात किसी प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं, उन आंदोलनों के तहत ये भी मांग की जा रही है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर 50% अर्थात उनको बराबर लाने के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात यह भी समुचित है, अर्थात ये भी उचित है कि जो अगर पुरुषों के बराबर महिलाओं को लाना है तो उन्हें आरक्षण व्यवस्था में कुछ छूट देनी पड़ेगी, तभी वो पुरुषों के समान आ सकती है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, अर्थात धर्म किसे कहते हैं, ठीक है, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है और धर्म और सांप्रदायिकता का राजनीति से क्या संबंध है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? धर्म की। धर्म से क्या अभिप्राय है, ठीक है, धर्म किसे कहते हैं? धर्म दोस्तों संस्कृत भाषा की धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है दोस्तों, जिसका अर्थ है धारण करना। क्या है दोस्तों? धारण करना। तो धर्म संस्कृत भाषा की धृ धातु से बना शब्द है, ठीक है, धातु से बना शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। अर्थात धर्म किसी प्रकार से ताबीज़ धारण करना, टोपी धारण करना, गंडा धारण करना या फिर गले में क्रॉस का साइन लटका लेना, ये धर्म नहीं है। दोस्तों, धर्म वास्तविक रूप से धर्म वह है जो किसी नैतिक मूल्य पर आधारित हो। किस पर आधारित हो दोस्तों? नैतिक मूल्य पर। अर्थात कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और रोड क्रॉस करते समय वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो उस व्यक्ति की मदद करना, वो क्या है? धर्म है दोस्तों। धर्म ये नहीं है कि टोपी पहन करके, तिलक लगा करके या ताबीज़ धारण करके मार्केट में निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसे केवल दिखावा कहेंगे, वो धर्म नहीं होता। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करना, ठीक है, बड़े बूढ़े की सेवा करना, किसी की मदद करना, अपनी नैतिक पक्ष को समाज के सामने प्रकट करना क्या है? धर्म होता है। दोस्तों, गांधी जी ने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा कि धर्म कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखावा करना धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अपने नैतिक मूल्यों पर कार्य करना क्या है? धर्म है। किसके कथन है दोस्तों? गांधी जी के कथन है कि धर्म क्या है कि किसी प्रकार का दिखावा न करते हुए, ठीक है, क्या नहीं करते हुए? दिखावा न करते हुए अपने नैतिक मूल्यों को अपनाकर समाज के लिए कार्य करना क्या है? धर्म है। लेकिन कुछ नारीवादी आंदोलन है जो ये कहते हैं कि जो धार्मिक आंदोलन है, जो धार्मिक आंदोलन होते हैं या फिर किसी धर्म समुदाय से लोग जुड़े हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। होता है, लेकिन इस प्रकार से भी नहीं होता कि किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाए, केवल महिलाओं से ही, ठीक है। वो होता है तो फिर संपूर्ण समुदाय से होता है दोस्तों, किसी वर्ग या फिर लिंग आधार पर उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। हमने देखा कि अनेक मानवाधिकार समूह होते हैं, उनका भी कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं कि साहब बहुत सारे धर्म के लोग निवास कर रहे हैं, उसमें जिनकी संख्या कम है, तो जो बहुसंख्यक लोग हैं, अर्थात बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं, वो अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को दबाने का काम करते हैं। सरकार भी उनके हित के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती। तो ऐसी विडंबनाएं दोस्तों गलत है। जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान है, वहां सभी लोगों के लिए सरकारें काम करती हैं, वहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में जो भी सरकार रहती है वो धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। हम बात करें दोस्तों सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसकी परिभाषा हम देखेंगे। सांप्रदायिकता से तात्पर्य है दोस्तों, जब कोई दल या समूह अपनी सत्ता का प्रयोग धर्म के पक्ष में करने लगता है। दोस्तों, हम बात करें कि कोई सत्ता है या कोई पार्टी है, ठीक है, वो पार्टी किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दे रही है,
ठीक है, उनको उकसाने का काम करती है और उकसा करके अपने हित साधने का काम कर रही है, उसे ही क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अर्थात जब कोई दल या समूह अपनी सत्ता के प्रयोग हेतु किसी एक धर्म विशेष को भड़काने का कार्य करे, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, सांप्रदायिकता कहते हैं। दोस्तों सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। दोस्तों इस सांप्रदायिकता जब विकराल रूप धारण कर लेती है तो समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जब राजनीति में सांप्रदायिकता अभिव्यक्त होने लग जाए तो समझो वहाँ विभाजन होना निश्चित है। दोस्तों सांप्रदायिकता के आधार पर ही हमने देखा कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हम किस आधार पर, केवल सांप्रदायिकता के आधार पर क्या हो गए, विभाजित हो गए। जब दो देश बने भारत और पाकिस्तान, तो कहा गया कि भारत तो हिंदुस्तान है जो केवल हिंदुओं का देश है और पाकिस्तान किसका है, मुस्लिमों का देश है। तो किसके आधार पर विभाजन हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर ही वो विभाजन हुआ था। दोस्तों हम बात करें इस सांप्रदायिकता का जन्म धर्म से होता है। किससे होता है दोस्तों, धर्म से होता है। और जब कोई धर्म किसी प्रकार से अपने आप को अन्य धर्मों से उच्च बताने या श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है तो समाज में सांप्रदायिकता का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात एक ही धर्म में विश्वास करने वाले या आस्था रखने वाले लोग द्वारा जब दूसरे धर्म की आस्था को प्रदूषित किया जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। दोस्तों धर्म सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। जब कोई एक समुदाय किसी एक धर्म में आस्था रखता है, उसके नैतिक मूल्य एक समान होते हैं, उनके नैतिक हित एक जैसे होते हैं, तब क्या होता है, इस सांप्रदायिकता का जन्म होता है। परंतु सामान्यतः हम कहें कि ऐसी मान्यताएं बुनियादी रूप से गलत है। अर्थात जरूरी नहीं है कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग सांप्रदायिकता को पैदा करें। अर्थात उनकी भूमिका समाज हित में भी हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग सांप्रदायिक रूप से गलत हैं। अर्थात वो राष्ट्र हित में भी हो सकते हैं। संप्रदायों के आधार पर दोस्तों सरकारें क्या करती है, गोलबंदी करती है। अर्थात किसी एक संप्रदाय विशेष का वोट अर्जित करने के लिए उस संप्रदाय को बढ़ावा देती है, जिस कारण क्या होता है कि समाज में हिंसा, ठीक है, या भयंकर विध्वंस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये राजनीतिक गोलबंदी का एक कारण होता है, जिसके कारण समाज में क्या होती है, सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है, जो कि आपको आज़ादी के समय देखने को मिली। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।